वेलकम इंडियन बिजनेस सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आयकर अधिनियम 1961 के बारे में, खास तौर पर नकद लेन देन से जुड़े कुछ बहुत ज़रूरी नियमों और उनके डंडों पर। हमारे पास आयकर पर एक काफ़ी डिटेल्ड गाइड है और हम इसी के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि बिजनेस में और पर्सनल लाइफ में कैश ट्रांजैक्शंस की लिमिट्स क्या हैं। हाँ, और अगर इन नियमों को फॉलो नहीं किया तो उसके नतीजे मतलब पेनाल्टीज वगैरह क्या हो सकती हैं? क्या ये बात थोड़ी चौंकाने वाली नहीं लगती कि बिजनेस में अगर 10,000 रुपए से ज्यादा का कैश खर्च कर दिया तो आपकी टैक्स देनदारी बढ़ सकती है? चलिए इस गाइड की मदद से इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले बिजनेस के खर्चों से शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए यहाँ सेक्शन 40A3 बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये सेक्शन कहता है कि अगर कोई बिजनेस मतलब कोई व्यापारी एक दिन में किसी एक ही व्यक्ति को 10,000 रुपए से ज्यादा कैश में पेमेंट करता है। अच्छा, 10,000 से ज्यादा? जी, तो वो जो पूरा का पूरा खर्चा है वो टैक्स कैलकुलेशन के लिए अमान्य हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा। डिसअलाउ मतलब उसे आपकी इनकम मानकर उस पर टैक्स देना पड़ सकता है। हाँ, एक बात और, ट्रांसपोर्टर्स के लिए ये लिमिट्स थोड़ी ज्यादा है, उनके लिए 35,000 है। ओके, ट्रांसपोर्टर्स के लिए 35,000, पर बाकी सबके लिए 10,000। जी, और इसका मकसद बिल्कुल साफ है। सरकार चाहती है कि बिजनेस ज्यादा से ज्यादा बैंकिंग चैनल्स मतलब चेक, ड्राफ्ट, ऑनलाइन पेमेंट्स का इस्तेमाल करें ताकि लेन देन का एक रिकॉर्ड रहे, ट्रांसपेरेंसी बढ़े। बिल्कुल। तो अगर मान लीजिए किसी ने 50,000 रुपए का कैश पेमेंट कर दिया किसी को एक दिन में, तो पूरा 50,000 इनकम में जुड़ सकता है। हाँ, वो पूरा 50,000 का खर्चा डिसअलाउ हो सकता है। और क्या ये नियम सिर्फ उसी साल के खर्चों पर लागू होता है या पिछले सालों के पेमेंट पर भी? अच्छा सवाल है। नहीं, ये सिर्फ करंट ईयर तक ही सीमित नहीं है। इसके लिए है सेक्शन 40A3A। ये कहता है कि अगर मान लीजिए पिछले साल का कोई खर्चा बकाया था और उसका पेमेंट आपने इस साल किया है, हाँ। और वो पेमेंट 10,000 रुपए से ज्यादा कैश में कर दिया, तो वो रकम इस साल की इनकम मानी जाएगी। ओह, तो पिछले साल का उधार भी कैश में चुकाया तो इस साल इनकम बन जाएगा। जी, और इसी तरह एक और सेक्शन है 43(1). ये कैपिटल संपत्ति मतलब एसेट्स जैसे मशीनरी, फर्नीचर वगैरह खरीदने से जुड़ा है। अगर आपने कोई एसेट खरीदने के लिए 10,000 रुपए से ज्यादा का पेमेंट कैश में किया है, हाँ। तो वो जो कैश वाला हिस्सा है उसे एसेट की कॉस्ट में नहीं गिना जाएगा। अच्छा, तो इसका असर कहाँ पड़ेगा? इसका सीधा सीधा असर पड़ेगा डेप्रीसिएशन पर, क्योंकि आप डेप्रीसिएशन क्लेम करते हैं एसेट की कॉस्ट पर। तो अगर कॉस्ट में से कैश वाला हिस्सा हटा दिया तो उस हिस्से पर आपको डेप्रीसिएशन का फायदा नहीं मिलेगा। समझ गया। जैसे अगर 2 लाख की मशीन ली और उसमें 60,000 रुपए कैश दे दिया, हाँ, तो डेप्रीसिएशन सिर्फ 1,40,000 पर ही मिलेगा, 60,000 पर नहीं। बिल्कुल सही। तो खर्चों और संपत्ति खरीदने में तो कैश पर काफी पाबंदियां हैं, लेकिन पैसा लेने पर मतलब कैश रिसीव करने पर क्या वहां भी इतने ही कड़े नियम हैं? जी हाँ, बिल्कुल है। कैश लेने पर सेक्शन 269ST लागू होता है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से एक दिन में 2 लाख रुपए या उससे ज्यादा कैश नहीं ले सकता। एक दिन में? हाँ, एक दिन में। या फिर किसी एक ही ट्रांजैक्शन के बदले में 2 लाख रुपए या उससे ज्यादा कैश नहीं ले सकता। ओके। और किसी एक इवेंट या अवसर से जुड़े सारे ट्रांजैक्शंस मिलाकर भी 2 लाख रुपए या उससे ज्यादा कैश नहीं ले सकता। ये तो काफी व्यापक नियम लगता है, मतलब कई सिचुएशंस कवर हो गई इसमें। जी हाँ, ये काफी व्यापक है। और अगर ये 2 लाख वाली लिमिट तोड़ दी तो क्या नतीजा होगा? नतीजा काफी गंभीर है। इसके लिए है सेक्शन 271DA। इसके तहत जितनी रकम आपने नकद में ली है उतनी ही रकम का जुर्माना मतलब 100% तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है। 100%? मतलब अगर किसी ने एक बिल के अगेंस्ट 3 लाख रुपए कैश ले लिया तो 3 लाख रुपए का जुर्माना? जी हाँ, बिल्कुल, 3 लाख तक का जुर्माना लग सकता है। ये नियम बड़े कैश लेन देन को बैंकिंग सिस्टम से बाहर रखने से रोकने के लिए ही बनाया गया है। वाकई ये तो बहुत ही सख्त है। अच्छा, लोन और डिपॉजिट के बारे में क्या वहां भी ऐसे ही नियम है? हाँ, लोन और डिपॉजिट के लिए भी नियम है। यहाँ 2 सेक्शन काम करते हैं, 269SS और 269T। सेक्शन 269SS कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से 20,000 या उससे ज्यादा का लोन या डिपॉजिट नकद में नहीं ले सकता। 20,000 या उससे ज्यादा? ओके। हाँ, और अगर ये नियम तोड़ा तो सेक्शन 271D के तहत जितनी रकम कैश में ली है उसके बराबर यानी फिर से 100% जुर्माना लग सकता है। फिर से 100% पेनल्टी? जी, और इसी तरह है सेक्शन 269T।
ये लोन या डिपॉजिट की वापसी मतलब रीपेमेंट की बात करता है। इसके मुताबिक 20,000 या उससे ज्यादा के लोन या डिपॉजिट का रीपेमेंट भी आप कैश में नहीं कर सकते। मतलब लेना भी मना और देना भी मना अगर 20,000 से ऊपर है तो। हाँ, कैश में। और अगर रीपेमेंट में ये नियम तोड़ा तो सेक्शन 271E के तहत फिर से 100% जुर्माना है। बाप रे, हर जगह 100% पेनल्टी का डर है। हाँ, ये नियम काफी सख्त है और एक दिलचस्प बात यह है कि ये नियम अक्सर रिश्तेदारों के बीच हुए लेन देन पर भी लागू हो जाते हैं, हालांकि कुछ खास छूटें जरूर हैं इसमें। अच्छा, इस गाइड में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने की बात भी है। सरकार इसके लिए भी कुछ कर रही है? निश्चित रूप से सरकार डिजिटल पेमेंट्स को काफी बढ़ावा दे रही है। इसके लिए भी नियम है। एक है सेक्शन 269 SU। ये उन बिजनेस पर लागू होता है जिनका पिछले साल का टर्नओवर 50 करोड़ रुपए से ज्यादा था। 50 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर, ठीक है। उनके लिए जरूरी है कि वो पेमेंट लेने के लिए कुछ बताए गए इलेक्ट्रॉनिक तरीके जैसे भीम, UPI, रुपे डेबिट कार्ड वगैरह की सुविधा जरूर रखें। और अगर नहीं रखी तो? अगर ऐसा नहीं करते हैं तो सेक्शन 271DB के तहत 5,000 रुपए प्रतिदिन का जुर्माना लग सकता है, जब तक वो ये सुविधा उपलब्ध नहीं कराते। रोज का 5,000? जी। और छोटे व्यापारियों के लिए भी सेक्शन 44AD, जो प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन का है, उसमें एक तरह का इंसेंटिव है। अगर वो डिजिटल माध्यम से पेमेंट लेते हैं तो उनके टर्नओवर का सिर्फ 6% ही इनकम माना जाता है टैक्स के लिए। अच्छा। जबकि अगर पेमेंट कैश में लिया है तो टर्नओवर का 8% इनकम माना जाता है। तो सीधा सीधा डिजिटल पेमेंट करने वालों को टैक्स में फायदा है। ये तो बढ़िया तरीका है डिजिटल इकोनॉमी को बूस्ट करने का। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज, दान मतलब डोनेशंस के मामले में भी कैश की कोई लिमिट है क्या? हाँ, दान के लिए भी है। सेक्शन 80G के तहत अगर आप टैक्स छूट क्लेम करना चाहते हैं तो अगर आपने 2,000 रुपए से ज्यादा का दान कैश में दिया है तो उस पर आपको टैक्स छूट का लाभ नहीं मिलेगा। सिर्फ 2,000? ये लिमिट तो काफी कम है। जी, 2,000 रुपए से ज्यादा कैश डोनेशन पर 80G डिडक्शन नहीं मिलता। इसी तरह सेक्शन 13A और 13B है जो पॉलिटिकल पार्टीज और कुछ खास ट्रस्टों पर लागू होते हैं। उनके लिए भी नियम है कि वो 2,000 रुपए से ज्यादा का नकद चंदा स्वीकार नहीं कर सकते। अगर करते हैं तो उनकी टैक्स छूट खतरे में पड़ सकती है। अच्छा, यहाँ भी मकसद वही लगता है, पारदर्शिता और काले धन पर रोक। बिल्कुल, दान के जरिए काले धन के प्रवाह को रोकना ही इसका उद्देश्य है। तो आज हमने इस गाइड की मदद से काफी कुछ सीखा। देखा कि आयकर कानून कैसे बिजनेस के खर्चों, संपत्ति खरीदने, कैश लेने, लोन डिपॉजिट और यहाँ तक कि दान जैसे कई एरियाज में कैश लेन देन को काफी सख्ती से रेगुलेट करता है। हाँ, और इन सभी नियमों का निचोड़ या सार देखें तो यही है कि जो तय सीमाएं हैं उनसे ज्यादा कैश में लेन देन करना बहुत महंगा पड़ सकता है। जैसा हमने देखा, कई मामलों में जुर्माना सीधा 100% तक है। तो डिजिटल पेमेंट माध्यमों को अपनाना न सिर्फ आपको इन नियमों के पालन में मदद करता है, बल्कि जैसा हमने सेक्शन 44AD में देखा, टैक्स में भी फायदा दे सकता है। और ये समझना भी बहुत जरूरी है कि ये नियम सिर्फ टैक्स चोरी रोकने या कंप्लायंस के लिए नहीं है, इनका एक बड़ा मकसद भी है। बड़ा मकसद जैसे अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता लाना, मतलब ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना, और काले धन, ब्लैक मनी के चलन को कम करना, ये उस बड़े लक्ष्य का हिस्सा है। हाँ, ये सोचने वाली बात है कि हमारे छोटे छोटे रोजमर्रा के वित्तीय निर्णय, फाइनेंशियल डिसीजंस मिलकर किस तरह पूरी अर्थव्यवस्था की बड़ी तस्वीर पर असर डालते हैं। बिल्कुल। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको भविष्य में और भी ऐसी जानकारीपूर्ण वीडियो मिल सकें। जय हिंद, जय भारत।